हेलो स्टूडेंट्स, की हालचाल। आज आपका 11th का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। 11th में पहला लेक्चर वेक्टर से स्टार्ट होगा और ये लेक्चर 11th वाले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में जो स्टूडेंट 12th दे चुके हैं, आगे इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला आज का जो आपका क्लास हो रहा है वो बेसिक क्लास है, बेसिक लेक्चर है। ये सारा बेसिक लेक्चर एक अलग से चलेगा जो 11th वाले स्टूडेंट के लिए भी है और 12th जो दे चुके हैं उनके लिए भी है। लेकिन जो 12th दे चुके हैं और भविष्य में IIT JEE में बैठना चाहते हैं या नीट में मेडिकल में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ही दिन में, ठीक है। लेकिन उसके लिए सभी को इस बेसिक लेक्चर को पहले देखना होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आज का जो चैप्टर है वेक्टर, तो वेक्टर में पहले हम आएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में भौतिक राशि भी कहा जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी आप अपने चारों तरफ जो भी चीज़ देख रहे हैं, जिसको आप महसूस कर रहे हैं और जिसके ऊपर ओवरऑल कहा जाए रिसर्च किया जा सके, तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो इसका अल्टीमेटली मतलब यही है कि हर चीज़ एक फिजिकल क्वांटिटी है। दुनिया में हर चीज़ एक फिजिकल क्वांटिटी के तरह कंसीडर होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च अभी तक नहीं किए हैं। हम लोग तो हर चीज़ पे रिसर्च कर चुके हैं। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी जिसको देख सकें, जिसको महसूस कर सकें और जिसके ऊपर रिसर्च कर सकें, तो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जिसको महसूस कर सकें, एक वर्ड आता है जिसको महसूस कर सके। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि हम अभी बोल रहे हैं, तो क्या हमारे साउंड को आप देख सकते हैं? क्या नहीं, उसको आप कान के थ्रू फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाइट, इस रूम में अभी लाइट है, क्या ये लाइट आपको दिखेगा? नहीं, लाइट नहीं दिखता है। लाइट के हेल्प से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, तब महसूस होगा कि इस रूम में लाइट है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इस रूम में लाइट नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ क्लियर आप नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ चीज़ को अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन सभी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है द क्वांटिटी विच कैन बी seen by our naked eye and feel by any sense organ are called फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब आप नेकेड आई से देखेंगे या उसको फील करेंगे किसी भी सेंस ऑर्गन के थ्रू, या उसको फील करेंगे किसी भी। तो इसमें एक तरह से कहा जाए तो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट इसमें आ गया फिजिकल क्वांटिटी में, यानी हर चीज़ एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। 3 तरह का है। एक्चुअली हम लोग को बेसिकली फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ना है, और कुछ क्वांटिटी हैं जो टेंसर क्वांटिटी के तरह बिहेव करते हैं। हम लोग बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। पहला नंबर क्वांटिटी,
दूसरा वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा टेंसर क्वांटिटी। दुनिया में 3 तरह का क्वांटिटी होता है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब हम बारी बारी से तीनों क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे स्केलर पे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर बचपन से नाम सुनते आ रहे होंगे, कम से कम 8-9 से तो सुनते ही आ रहे होंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई आवश्यकता नहीं है। एक एग्जांपल हम लेंगे इसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरा मास सपोज 80 kg है, 80 kg मेरा मास है। 80 kg में क्या आप डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे? अगर करेंगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज अभी हम बोल रहे हैं कि सपोज हमारे घड़ी में अभी 10 बज रहा है, तो 10 बज रहा है, उसमें क्या डायरेक्शन आप ऐड करेंगे? क्या टाइम में आप डायरेक्शन ऐड करेंगे? नहीं ऐड करेंगे। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसमें डायरेक्शन लगाने पे आपको खुद अजीब महसूस होगा, लगेगा कि इसमें डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है। तो उस कंडीशन में वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो द क्वांटिटी which have only magnitude, no need of direction to डिफाइन इट। उसको डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होगा। ऐसा क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको आप क्या कहेंगे? आर कॉल्ड स्केलर। ऐसे क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी या स्केलर सिंपली कहेंगे। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आप याद करेंगे, बचपन से देखते आ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल मास ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास टाइम डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी में आएगा। सपोज मान लीजिए आप अपने घर से अपने कोचिंग जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते समय जो आप पाथ ट्रेस किए हैं, जिस पाथ से होते हुए आप कोचिंग पहुंचे हैं, उसके डायरेक्शन को क्या आप किसी एक डायरेक्शन से उसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फिनाइट बार चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, इतनी बार बदला है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। अब कभी कभी हो सकता है कि आपका घर और आपका कोचिंग आमने सामने हो गया, आप स्ट्रेट घर से निकले और सीधे कोचिंग पहुंच गए, तो वो एक स्पेशल केस है जिसमें कि एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, आप स्ट्रेट चले गए तो उसमें डिस्टेंस का डायरेक्शन घर से कोचिंग तक एक ही रहा, लेकिन आप इसमें स्पेशल केस को कंसीडर नहीं करते हैं, आप जनरल केस को कंसीडर करते हैं। जनरली आप फील कीजिए कि जब आप कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो क्या वो जो आप पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, क्या उसको किसी एक डायरेक्शन से डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं डिफाइन कर सकते हैं। हमेशा वो एक स्पेशल केस में बस स्ट्रेट लाइन पाथ में ऐसा हो सकता है, तो हम लोग स्पेशल केस नहीं, जनरल केस को कंसीडर करते हैं। तो डिस्टेंस को भी स्केलर में रखा जाएगा। उसके बाद आप कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी है, आप काम कर रहे हैं, एनर्जी में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। पावर में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस तरह से दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे करंट।
और बहुत सारा है, भरा हुआ है। पूरा दुनिया तो दो ही चीज़ से बेसिकली भरा हुआ है, स्केलर नहीं तो वेक्टर। तो अगर हम एग्जाम्पल लिखते जाएं तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें कि डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होगा। आप पूछेंगे कि करंट तो एक ही, करंट में तो डायरेक्शन होता है। देखिए एक्चुअली अगर आप कोई वायर को स्ट्रेट रखेंगे तो करंट स्ट्रेट जाएगा, वायर को मोड़ के रख देंगे, उसको रील करके रख देंगे तो करंट भी रील करते हुए जाएगा। करंट को आप जैसा पाथ प्रोवाइड करेंगे, जैसा पाथ प्रोवाइड करेंगे उसी हिसाब से करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इससे और कुछ आगे हम अभी आपको बताने वाले हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो अभी उसके बेसिस पे भी देखेंगे कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू डिफाइन, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए, ऐसे क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी फॉलो द रूल ऑफ अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 kg में 2 kg को ऐड करते हैं तो कितना आसानी से आप ऐड कर देंगे, 5 kg प्लस 2 kg कितना kg होता है, आराम से बोल देंगे कि ये 7 kg होता है, ठीक है। तो बचपन से प्लस माइनस आप करते आ रहे हैं, इसको आप अलजेब्रिक एडिशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें सब आ जाता है, ठीक है। तो जिस जहाँ बचपन से आप आराम से प्लस माइनस कर रहे हैं वो सब स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 20 रुपया लेके घर से चले, 10 रुपये या 8 रुपया ऑटो भाड़ा लग गया, तो बचा आपके पॉकेट में कितना, 12 रुपया बचा। बहुत इजीली आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये प्लस माइनस ये सब अलजेब्रिक वाले में आता है। और ये जो क्वांटिटी इस रूल के अकॉर्डिंग, अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए 8 मीटर में 3 मीटर को माइनस किए तो 5 मीटर आ गया। तो जहां आप इजीली प्लस माइनस अलजेब्रिक रूल से कर पा रहे हैं, समझ जाएंगे कि वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग करंट के बारे में देखते हैं। सपोज मान लीजिए एक जंक्शन है, यहाँ पे इस जंक्शन से 3 वायर इस जंक्शन पे आके मिल रहा है। सपोज 3 वायर आकर मिल रहा है, इस इधर से आ रहा है करंट 3 एम्पियर, इधर से आ रहा है करंट 2 एम्पियर, ठीक है। इस तरफ से आया 3 एम्पियर जंक्शन के पास, ये जंक्शन है, और इधर से आया 2 एम्पियर। क्या होगा बताइए, इधर से कितना निकल जाएगा, 3 + 2, 3 + 2 दैट मीन्स ये कितना करंट निकल जाएगा, 5 एम्पियर करंट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एक जंक्शन पे दो तरफ से करंट आ रहा है और इधर से 5 एम्पियर निकल गया। क्या हुआ, इजीली ऐड कर दिया, 3 + 2 = 5। अब सपोज मान लीजिए कि एक वायर है इधर से और इससे 8 एम्पियर करंट जा रहा है, और इस जंक्शन के बाद 2 पाथ निकल गया, 2 रास्ता निकल गया, एक ऊपर एक नीचे। ये भी इधर से भी वायर जा रहा है और इधर से भी वायर जा रहा है। सपोज आपको मालूम है कि इस तरफ कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर। कितना जा रहा है ऊपर, 3 एम्पियर। तो रेस्ट कितना बचा, 8 में 3 को माइनस कीजिए, 8 में 3 को जैसे माइनस करेंगे ये इस तरफ आ जाएगा 5 एम्पियर। आराम से आपने बता दिया कि अगर इधर 8 है इधर 3 है तो इधर 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर। 3 एम्पियर 2 एम्पियर, तो इधर कितना हो गया, 3 + 2 कितना एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर हो गया। तो जहाँ भी आप इजीली प्लस माइनस कर रहे हैं, अलजेब्रिक रूल अप्लाई कर रहे हैं, समझ जाइए कि वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बस इतना ही पढ़ना है जिसमें डायरेक्शन डिफाइन ना हो, जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता ना हो, जो अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता हो, ऐसे क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के तरफ। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के बारे में भी सुने ही होंगे क्योंकि बचपन से सब लोग को साइंस तो पढ़ना ही होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो,
डायरेक्शन हो, बिना डायरेक्शन के वो डिफाइन नहीं हो सकता है, बिना डायरेक्शन के वो डिफाइन हो ही नहीं सकता है। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप इस बॉडी पे कह रहे हैं कि आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, आप सिर्फ ये बोल के रुक जाएंगे कि इस बॉडी पे हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डिफाइन नहीं होगा। आपको ये इंडिकेट करना होगा कि आखिर 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ईस्ट में लगा रहे हैं, वेस्ट में लगा रहे हैं, नॉर्थ में लगा रहे हैं, साउथ में लगा रहे हैं, ये आपको इंडिकेट करना होगा, तभी ये फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स कंप्लीटली डिफाइन होगा। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तभी डिफाइन होगा। तो कुछ ऐसा क्वांटिटी है जो बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं होता है, ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो द क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, which have both magnitude as well as direction, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ साथ डायरेक्शन भी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करें। वेक्टर एडिशन का कुछ स्पेशल रूल होता है, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, पॉलीगॉन रूल। 3 रूल है जिसके अनुसार वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, जिसके बारे में फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड विच फॉलो रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड, फ्यूचर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ट्रायंगल रूल होता है, पैरेललोग्राम रूल होता है, पॉलीगॉन रूल होता है, इस तरह का रूल होता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपका, ठीक है। आप हमसे पूछ सकते थे कि करंट जो है उसमें तो लगता है कि डायरेक्शन है, लेकिन वो स्केलर में क्यों आता है? इसका सबसे मेन रीजन यही है, करंट अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, वो वेक्टर रूल को फॉलो, वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करता हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसमें डिस्टेंस था, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी फ्यूचर में पढ़ेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और नीचे टाइम स्केलर है, तो जब आप किसी वेक्टर में किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही आता है, उसमें डायरेक्शन रह जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा, डायरेक्शन उसी तरह रह जाता है। तो जब आप किसी वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो वेलोसिटी, मोमेंटम में भी आप जानते होंगे, हल्का फुल्का अगर 9th का नॉलेज होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। चूंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है और मास स्केलर है, तो किसी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही आएगा। किसी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उस स्केलर टाइम्स बढ़ जाएगा, वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डायरेक्शन वही रह जाता है। इसलिए किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तब भी वेक्टर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वेक्टर होगा। तो इसलिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है। एक्सेलरेशन है,
टॉर्क है, बहुत सारा है। समझिए कि पूरा फिजिक्स तो स्केलर और वेक्टर से ही भरा हुआ है। तो टॉर्क, अब आप पूछेंगे टॉर्क, पहली बार आपको पता चला होगा टॉर्क के बारे में। से आईसीएसई बोर्ड तो जानते होंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स उसमें थोड़ा इंडिकेट किया होता है पहले भी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो फर्स्ट टाइम टॉर्क। देखिए दुनिया में दो ही चीज़ है, एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन का काउज होता है फोर्स, रोटेटरी मोशन का काउज होता है टॉर्क। कोई भी बॉडी घूम रहा है ना, आप दरवाजा को घुमाते हैं, खिड़की को घुमाते हैं, कोई भी चीज़ को घुमाते हैं, आप खुद घूम रहे हैं, ठीक है। आप एक कार को घुमा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल को घुमा रहे हैं, कुछ भी घुमा रहे हैं, पंखा घूम रहा है, हर चीज़ का घूमने का कारण टॉर्क होता है। टॉर्क के चलते कोई भी बॉडी में रोटेशन आता है, और फोर्स के चलते ट्रांसलेटरी मोशन। फ्यूचर में हम लोग सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। और टॉर्क में भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अभी आप सपोज मान लीजिए ये देख रहे हैं हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसको आप घुमाएंगे ना ऐसे, ठीक है। जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये कि फाइनली इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे जा रहा है। टॉर्क आप लगा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और जा रहा है नीचे, तो ये नीचे जा रहा है, तो नीचे उस टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। यही उल्टा घुमाएंगे तो फिर ऊपर जाने लगेगा, तो ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो टॉर्क में भी डायरेक्शन होता है। कोई भी बॉडी रोटेशन करता है तो उसके चलते उसका एक्सिस के तरफ वो मूव करता है। जैसे आप किसी बोतल के ढक्कन को घुमाते हैं तो घुमाने के दौरान क्या होता है, आप हाथ के थ्रू उस पर टॉर्क लगा रहे हैं। टॉर्क लगाने के चलते वो अपने एक्सिस के तरफ या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, तो यानी कि टॉर्क में भी डायरेक्शन होता है। इसलिए टॉर्क को हम लोग किस क्वांटिटी में रखे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में रखे हैं। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि वेक्टर एडिशन का रूल को जो फॉलो करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका कोचिंग है, ठीक है। सपोज आप यहाँ से चले, रास्ता से घूमते घूमते आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो होम टू कोचिंग आप गए। आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है। क्या ये डिफाइन किया जा सकता है? क्या डायरेक्शन फिक्स है? नहीं, हर पॉइंट टू पॉइंट वो वेरी कर रहा है, लगातार वेरी कर रहा है। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट का बात बोलेंगे तो घर आपका इनिशियल पोजीशन है और कोचिंग फाइनल पोजीशन है। फ्यूचर में हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे फिलहाल आप नॉलेज के लिए ध्यान रखेंगे कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले आप इनिशियल को देखेंगे, उसके बाद फाइनल को देखेंगे। इनिशियल को सीधे फाइनल से ज्वाइन कर देंगे, सीधे ज्वाइन कर देना है, एकदम डायरेक्ट ज्वाइन कर देना है। दैट मीन्स कि दुनिया में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, तो आपको इनिशियल से सीधे फाइनल को कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स कि हमेशा वो एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है। वो डायरेक्शन कभी बदल नहीं सकता है पॉइंट टू पॉइंट, वो सिर्फ एक डायरेक्शन होगा। तो इसलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट में एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बस ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो किस में आ जाएगा, वेक्टर को। ऊपर से जो आप देख रहे हैं वो डिस्टेंस है, वो किस में आ जाएगा, स्केलर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से चला, घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ए से होते हुए बी पे आया, फाइनली वो सी पे आया। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो देखिए ये सपोज मान लीजिए कि डी गया और ये भी डी गया और ये 90 डिग्री से घूम गया। अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कहेंगे? डिस्टेंस के बारे में आप कहेंगे d प्लस डी 2d। डिस्टेंस बोलेंगे d प्लस डी 2d। लेकिन अगर बगल में आपको डायरेक्शन इंडिकेट करना हो और 2d के बाद बगल में आप यूनिट भी लिखेंगे। अब यूनिट तो अभी हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम यूनिट लिख के काम चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंडिकेट किए नहीं हैं। तो
अगर यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन दिखाना हो तो आप डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? दिखा सकते हैं क्या? कोई एक डायरेक्शन से आप बता सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, आपको दिखना होगा पहले फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी, यानी कोई एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट का बात होगा तो ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। अब क्या बताया है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधे इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर देना है। ये रहा आपका, सीधे ज्वाइन कर दिए, तो ये जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट है। कितना होगा? अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके रूट 2d के बराबर होगा। तो अगर हमको यहाँ पे लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा आ रहा है रूट 2d के इक्वल, रूट अंडर 2d के इक्वल आ रहा है। और डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए, कभी भी याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल के तरफ होता है। तो अभी इनिशियल पॉइंट कौन है हमारा? ए, फाइनल कौन है? सी। तो यहाँ पे हम लोग बगल में लिखेंगे फ्रॉम ए टू सी, ये हमारा डायरेक्शन हो गया फ्रॉम ए टू सी। यही चीज़ डिस्टेंस में हम नहीं लिख सकते थे। अब इसी में अगर सपोज मान लीजिए कि कोई बॉडी है, यहाँ से चला और यहाँ आ गया, स्ट्रेट आ गया, सीधा चला गया, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये आपका सपोज मान लीजिए ये घर है और ये कोचिंग है, एकदम आमने सामने है, और सीधे आप निकले और सीधे पहुंच गए कोचिंग। तो ये एक स्पेशल केस है कि जिसमें डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ठीक है। और डिस्टेंस में भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो गया, लेकिन ये स्पेशल केस में काउंट होता है। और स्पेशल केस को आप इन जनरल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल आप यही कहेंगे कि डिस्टेंस में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो उस कंडीशन में आप डिस्टेंस को स्केलर में रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में रखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं। सिंबल, कोई भी वेक्टर को दिखाने का तरीका है। आप जैसे फोर्स को दिखाना चाहते हैं, फोर्स एक वेक्टर है, कैसे दिखाएंगे? बस इसके ऊपर एक एरो दे देंगे, बस हो गया, ये वेक्टर हो गया। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में बताया गया है प्रोसेस, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। ये रहा, ये देखिए, अगर डार्क करके लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो वेक्टर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक ऐसे फॉलो करता है, लेकिन अच्छा तरीका है ऊपर आप एरो दे दीजिए, इंडिकेट हो जाएगा वेक्टर। अब ऐसा नहीं कि कहीं मास m है और उसके ऊपर एरो दे दिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एरो या डार्क करके आप सिर्फ किसको दिखाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी को। और वो एरो या डार्क किया हुआ इंडिकेट कर रहा है कि उस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है, उस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है। तो कभी भी आप वेक्टर को ऐसे ही दिखाएंगे। सपोज मान लीजिए कि वेलोसिटी है v, या नहीं तो इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेंगे। ज़्यादा अच्छा यही है, एरो से ही दिखाइए। मोमेंटम को दिखाना है, ऐसे दिखाएंगे। इन जनरल कोई वेक्टर ए है, उसको ऐसे दिखाएंगे। तो किसी के भी ऊपर एरो नज़र आ जाए या डार्क करके लिखा हुआ हो तो समझ जाएंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स है, किसी बॉडी पे फोर्स है, हम कह रहे हैं कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का यूनिट थोड़ा नॉलेज तो होगा, न्यूटन होता है। 10 न्यूटन किधर है? ड्यू ईस्ट। अब ड्यू का मतलब के तरफ, किसके तरफ लग रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन में लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, ये कंप्लीट वेक्टर है। क्यों? इसमें 10 क्या है? 10 उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। न्यूटन क्या है? न्यूटन उसका यूनिट है। और ईस्ट क्या है? ईस्ट उसका
डायरेक्शन है। दिस इज द कंप्लीट वेक्टर, जो कंप्लीट वेक्टर है जिसमें हर चीज़ है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन है, हर चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर एरो देंगे। लेकिन अगर कभी किसी बॉडी का मास बोल रहे हैं कि मेरा मास 80 kg है, तो 80 kg में आप डायरेक्शन इंडिकेट तो नहीं कर सकते हैं। आपको खुद हंसी आएगा कि 80 kg में क्या डायरेक्शन कहाँ से, डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए उस पर एरो नहीं होगा। जिसमें डायरेक्शन है वहाँ उसके सिंबल के ऊपर एरो देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको, ये तो आपका हो गया सिंबल ऑफ वेक्टर, ये हो गया सिंबल ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर आपको सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का सिंबल चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है। मैग्नीट्यूड कौन है यहाँ पे, 10, हमको सिर्फ 10 को, वो वेक्टर है बट अभी हमको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है। तो कैसे आप इंडिकेट करेंगे, तो उसके लिए तरीका है मॉड लगाएंगे, मॉड्यूलस, या नहीं तो एरो हटा देंगे, ऊपर से एरो हटा देंगे। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ लाइट लिखा हुआ है तो वो स्केलर होता है, और यही डार्क किया हुआ रहता है तो वो वेक्टर होता है। बस ऊपर से आप एरो हटा दीजिए, बस एफ बच गया, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है। उसी तरह से जैसे वेलोसिटी के केस में मॉड लगाइए, नहीं तो ओनली वी। इन जनरल अगर कोई वेक्टर ए है तो ए में या तो मॉड लगाइए, नहीं ओनली, या नहीं तो सिर्फ ए लिखेंगे। तो इस तरह से बस एरो हटा दीजिए, नहीं तो एरो के साथ मॉड लगा देंगे तो वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है। ऐसे तो अभी ये कंप्लीट वेक्टर है, अभी हमको सिर्फ इस फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है। ऐसा बहुत जगह आपको फिजिक्स में आएगा। उस केस में आप क्या करेंगे, तो एफ पे एरो दे, एफ पे मॉड लगाएंगे, मॉड लगा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया, बस मॉड लगाइए, और नहीं तो सिर्फ एफ लिखेंगे, ओनली एफ, एरो हटा देंगे, वो 10 इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक कवर होता है। वेक्टर भी हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि दुनिया में देखिए बहुत सारा वेक्टर है, भरा हुआ है। पूरा दुनिया तो स्केलर और वेक्टर से ही भरा हुआ है, कुछ अमाउंट में टेंसर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कोई एक तरीका होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज आप फोर्स को अलग तरह से दिखा रहे हैं, और एक्सेलरेशन को अलग तरह से, वेलोसिटी को अलग तरह से, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा, एक तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वेक्टर है, सबको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करने पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिजिक्स। तो इसलिए सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड बस निकाला गया है। अब उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। सारे वेक्टर को, उसमें है कि बस आपको क्या करना है, एक लाइन ले लेना है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन का एक पार्ट, और उसके ऊपर ये एरो लगा देना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक हिस्सा है। और उसके ऊपर ये जो अलग से देख रहे हैं लगा हुआ इस टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं एरो हेड, इसको कहते हैं एरो हेड। तो अब क्या है कि लाइन सेगमेंट का जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को बताता है। तो समझ गए, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड। ए वेक्टर क्वांटिटी represented by line segment with arrowhead। वेक्टर क्वांटिटी एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होता है, साथ में एक एरोहेड होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट।
segment represent length of line segment represent magnitude and arrowhead represent डायरेक्शन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताएगा और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से लंबाई मैग्नीट्यूड को बताता है, एरो हेड डायरेक्शन को बताता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है रिप्रेजेंट टर्म क्यों बार बार हम यूज कर रहे हैं। देखिए लेंथ 5 मीटर, 10 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, क्या ये कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है? स्पेशली आप डिस्टेंस में बोलेंगे तो हाँ चलो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे हो सकता है, बट एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, क्या वहाँ पे लेंथ और वो सेम है? नहीं, सेम नहीं है। लेंथ सिर्फ रिप्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो बता रहा है कि उसके मैग्नीट्यूड को बस शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी मोबाइल की दुकान में जाते हैं और आपको कोई मोबाइल खरीदना होता है, सपोज मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आपको क्या वो दुकानदार वो डब्बा खोल के मोबाइल निकाल के देता है क्या देखने के लिए? नहीं देता होगा, वो एक सैंपल सेट बगल में रखता है और कहता है कि देख लीजिए यही है और अगर आपको पसंद है तो फिर हम डब्बा खोल के, तो मतलब आपको पहले लेना होगा फिर आपको वो मोबाइल मिलेगा। तो यहाँ पे सेम वही बात है कि जो वो डमी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, वो रिप्रेजेंट ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है नहीं जो आपको चाहिए। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए आया है। तो यहाँ भी वही बात है कि लंबाई किसी भी लाइन सेगमेंट का वो ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली में वो चीज नहीं है, वो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए आया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 न्यूटन फोर्स है, आप किसी बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ईस्ट में लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो बस एक एरो लीजिए, मैग्नीट्यूड कितना है 10 और ये क्या है ईस्ट, तो 10 न्यूटन को आप कितना से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अभी फिलहाल हमको मन कर रहा है कि 10 न्यूटन को अभी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए ये हमारा कितना 2 सेंटीमीटर अपना स्केल से मेजर कर लिया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। हमको मन है 10 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर, आपको मन है 5 सेंटीमीटर तो आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट टाइम आप उसको क्या लेना चाहते हो। तो अब इतना बड़ा मत ले लीजिए कि यहाँ लंबा लाइन खींचे जा रहे हैं, बोर्ड पार कर गया, ऐसा नहीं करना है। कभी भी आप रिप्रेजेंट सहूलियत के लिए करते हैं, ना कि परेशानी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसलिए हम छोटा सा लिए 2 सेंटीमीटर। यहाँ 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? 10 को। 10 इंडिकेट बाय 2, ठीक है, 10 इंडिकेट हो रहा है 2 से। तो अगली बार अगर आपको कहीं दिखाना हो 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो आप अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब आप एक बार 10 को 2 कंसीडर कर लिए, 2 सेंटीमीटर को एक रेफरेंस मान लिए, तो अब आप इसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो अगर देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ 10 है, उसका डबल कितना हो गया 20, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो उसका डबल अब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 10 का दुगना हुआ 20, तो 2 का दुगना हो गया 4। अब सपोज मान लीजिए किसी को दिखाना है 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 10 के जगह 5 करना है, आप उसको हाफ कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है
जब आप 10 को 2 से रिप्रेजेंट किए तो 5 न्यूटन होगा, तो वो रिप्रेजेंट होगा कितना से, 2 का आधा लेंथ ले लेंगे, आधा लेंथ कितना, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा। बाकी तो आप जानते हैं कि उस तरफ का डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, और इधर ये भी एक रिप्रेजेंटेशन ही है। क्या हमेशा ऐसा होता है क्या, ऊपर नॉर्थ इधर साउथ इधर, नहीं, ये बोर्ड के ऊपर या कॉपी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ईस्ट का एरो भी इंडिकेट कर रहा है किधर है, ईस्ट के डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो इन सभी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आ रहा है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाइन सेगमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, उसी रेशियो में चलता है। जैसे मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसी रेशियो में लेंथ भी चेंज होगा, रेशियो सेम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर directly proportional to length of लाइन सेगमेंट। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा। इसी के साथ हम यहीं पे इसको कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आते हैं, आप लोग से मिलते हैं। आप लोग बेसिक से अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, फिजिक्स का कोई अंत नहीं है, जितना आगे जाना चाहते जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर शुरू में आप इंटरेस्ट आ गया तो फ्यूचर में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ यहीं पे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।